हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शक्ति सर क्लासेस। पिछली क्लास में हमने फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर नंबर 6 पोइट्स एंड पैनकेक्स को जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम आज आगे बढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से लेते हैं। ये पेज नंबर है फ्लेमिंगो का 60 के पेज नंबर से जो लास्ट का जो पैराग्राफ का 2-3 लाइनें हैं वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो सुब्बू जो है बहुत ही ज़्यादा चैरिटेबल था और इतना ज़्यादा चैरिटेबल था कि उसके घर पर हमेशा ही लोगों का तांता लगा रहता था। पास के, दूर के, जान पहचान वाले या उससे मदद मांगने वाले हमेशा ही उसके घर पर रहा करते थे और इन सब के सब लोगों के खाने पीने की जिम्मेदारी सुब्बू उठाता था। सुब्बू जो है बहुत ज़्यादा चैरिटेबल तो था ही मगर बहुत ज़्यादा इम्प्रोविडेंट भी था, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा था कि उसके बहुत सारे दुश्मन भी पैदा हो चुके हैं जेमिनी स्टूडियो के अंदर और उससे दुश्मनी रखने के बहुत सारे कारण थे अपने अपने लोगों के। किसी का ये कारण था कि बॉस के बहुत क्लोज था, किसी को ऐसा लगता था कि वो बॉस का बहुत चापलूस आदमी था और कई लोग चिढ़ते थे सुब्बू की उस हाजिर जवाबी से, उसके उस टैलेंट से जिसमें वो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया करता था। और उसके जो दुश्मन जेमिनी स्टूडियो में थे वो सारे सुब्बू के लिए बहुत बुरा सोचा करते थे, उसके साथ बहुत बुरा होने की दुआएं मांगते थे। और इन सब में सबसे आगे था मेकअप डिपार्टमेंट का ऑफिस बॉय। तो सुब्बू को आप जेमिनी स्टूडियो में जब भी देखते थे आप हमेशा उसको बॉस की अटेंडेंस के रोल में देखते थे और सुब्बू जो है हमेशा ही किसी न किसी काम में बिज़ी रहता था। तो जेमिनी स्टूडियो के अंदर एक स्टोरी डिपार्टमेंट भी था और इस स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर पोइट्स थे, स्टोरी राइटर्स थे, सुब्बू भी था और उसी डिपार्टमेंट में एक लॉयर भी था। तो इन सब को मिला करके एक स्टोरी डिपार्टमेंट बना हुआ था। अब लॉयर को जो वहाँ के लोग थे ऑफिशियली जानते थे लीगल एडवाइज़र के तौर पर, लेकिन वहाँ काम करने वाले जो लोग थे उनको ऐसा लगता था कि इस वकील का यहाँ पर कुछ और ही काम है। और ऐसा सोचने के पीछे उन लोगों के पास एक सॉलिड वजह भी थी। वजह क्या थी कि एक बार एक बहुत ही न्यू कमर एक्ट्रेस थी, बहुत ही ब्रिलियंट अदाकारा थी, बहुत ही शानदार परफॉर्मर थी। तो एक बार स्टेज पर शूटिंग करते समय उसको अचानक से बहुत भयंकर गुस्सा आ गया और इतना भयंकर गुस्सा आया कि सारा का सारा जो क्रू था वो बिल्कुल स्टंट रह गया। तो उस समय जो वकील था उसने क्या किया, चुपके से जो रिकॉर्डिंग थी कैमरे की उसको ऑन कर दी। तो जब उस एक्ट्रेस का थोड़ा सा गुस्सा शांत हुआ तो हमारे लॉयर ने जो है उस रिकॉर्डिंग को प्ले कर दिया और जब रिकॉर्डिंग को प्ले किया गया तब जा कर के उस न्यू कमर एक्ट्रेस को एहसास हुआ कि गुस्से में वो न जाने क्या क्या बोल गई है, प्रोड्यूसर को बहुत ही बुरा बोल गई है, इतना बुरा बोल गई है कि उसे दोबारा से वर्ड्स में रिपीट करना भी पॉसिबल नहीं था। तो वो बहुत ही ब्रिलियंट एक्ट्रेस थी, हालांकि जो भी उसने रिकॉर्डिंग के अंदर देखा उसको देख करके खुद स्ट्रकडम हो गई थी। तो वो गांव से आई हुई एक बहुत ही शानदार परफॉर्मर थी और अभी तक उसने दुनिया का इतना कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं लिया था। वो इतनी काबिल एक्ट्रेस थी कि उसे फिल्म जगत में बहुत आगे जाकर के बहुत बड़ा नाम कमाना था। लेकिन उस दिन उसकी उस गलती की वजह से वकील ने, उस लीगल एडवाइज़र ने उसे फिल्म से निकाल करके बाहर फेंक दिया। तो ये इतना बड़ा लॉस था उस न्यू कमर एक्ट्रेस के लिए कि इस लॉस से, इस टेरर से जो उस दिन उसको महसूस हुआ था वो कभी रिकवर ही नहीं कर पाई और उसका वो शानदार एक्टिंग करियर जो बहुत ब्रीफ था लेकिन बहुत ही ब्रिलियंट था वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। तो जो लीगल एडवाइज़र था जिसको कि स्टोरी डिपार्टमेंट का लोग मेंबर भी मानते थे, तो उसके बारे में सबकी यही राय थी कि उस दिन उस वकील ने अनविटिंगली
बड़ी ही मूर्खतापूर्ण एक बात दिखाई और उस एक्ट्रेस का करियर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तो ये जो जगह थी ये थी ड्रीमर्स की। जो जेमिनी स्टूडियो था, यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है अपना सपना लेकर के आया था कुछ बड़ा बनने का। तो उन ड्रीमर्स के बीच में एक कोल्ड लॉजिक वाला एक ही आदमी था और वो था वो वकील। हमेशा अलग थलग सा पड़ा रहता था, बिल्कुल अकेला रहता था और खादी और धोती के फैशन करने वालों के बीच में वो एकमात्र ऐसा आदमी था जो कोट पहनता था, पैंट पहनता था और कभी कभी कोट ऑफ मेल पहना करता था। व्हाट इज़ कोट ऑफ मेल? तो कोट ऑफ मेल दरअसल एक जैकेट होती है जिस पर मेटल की रिंग्स लगी होती या प्लेट्स लगी होती है और कभी कभी ऐसा एहसास देती है जैसे कि आपने कोई आर्मर पहना हुआ हो। तो ये उस वकील का अटायर था उन खादी और गांधीवादियों के बीच में, जो खादी और गांधी जी के फैशन को फॉलो करते थे। तो वो वकील भी जो है जेमिनी स्टूडियो में कुछ एक लोगों की तरह बॉस का बहुत ज़्यादा करीबी था और करीबी होने की वजह से ही उसने बॉस से एक दिन इच्छा जाहिर करी, बॉस आई जस्ट वांट टू मेक ए फिल्म। बॉस ने अलाउ कर दिया। तो जेमिनी स्टूडियो का बहुत बड़ा रॉ स्टॉक और पैनकेक जो वहाँ पर मटेरियल था मेकअप का वो काम में लिया गया। फिल्म में इन्वेस्टमेंट तो बहुत हुआ लेकिन फिल्म कमाई कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाई। दरअसल फिल्म फ्लॉप हो गई। तो बॉस ने क्या किया कि आने वाले कुछ समय के दौरान ही स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया और शायद हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था, मैनकाइंड की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी वकील ने अपनी जॉब गंवाई थी। तो यहाँ एक छोटी सी बात को मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये वही वकील था जिसने अनविटिंगली एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस का करियर बर्बाद किया था। आप अगर किसी का बुरा करते हो तो आपका अच्छा कैसे हो सकता है। तो उस एक्ट्रेसेस की बद्दुआएं इसको लग गई और उसका करियर भी ख़त्म हो गया उसी जेमिनी स्टूडियो में, जिस जेमिनी स्टूडियो के अंदर इसने किसी का करियर ख़त्म किया था। तो जेमिनी स्टूडियो जो है वो फेवरेट हॉन्ट हुआ करता था कवियों का, स्टोरी राइटर्स का, और इनमें जो मुख्य नाम है वो कुछ इस तरह से हैं: STS योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री और हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। तो यहाँ पर जो है एक बहुत ही शानदार कैफेटेरिया भी था जो आपको बहुत ही बेहतरीन कॉफ़ी उपलब्ध करवाया करता था दिन के हर समय और मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट। तो ये उन दिनों की बात है जब कांग्रेस का रूल था पूरे इंडिया में और कांग्रेस के शासन का मतलब ही था हर एक चीज़ पर पाबंदी लगा देना और एक कप कॉफ़ी के साथ में मीटिंग करना, चर्चाएं करना, वार्तालाप करना उस समय ज़्यादा सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट हुआ करता था जेमिनी स्टूडियो के लोगों का। तो ऑफिस बॉय के लड़कों को छोड़ करके और अगर कपल ऑफ क्लर्क्स को छोड़ दें तो जेमिनी स्टूडियो के अंदर हर एक बंदे के पास में खाली समय होता था। इतना खाली समय होता था कि कोई पोइट्री कर सकता था या कुछ और काम कर सकता था। अब उनमें से जो मोस्टली लोग थे वो खादी पहनते थे और गांधी जी की बहुत दिलो जान से पूजा करते थे। अब गांधी को मानते तो थे लेकिन राजनीति में इन लोगों की 0.1% भी दिलचस्पी नहीं थी। सच कहा जाए तो ये सारे के सारे लोग जो है एंटी कम्युनिस्ट थे, सारे के सारे एंटी कम्युनिस्ट थे भारत के उस भाग में जहाँ पर लगभग सारी ही आबादी कम्युनिस्ट हुआ करती थी। तो क्या होता है कम्युनिस्ट? यहाँ पर राइटर ने एक एक्सप्लेन किया है व्हाट इज़ अ कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन। कम्युनिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो किसी भगवान को नहीं मानता, ना तो उसको किसी तरह का लगाव होता है अपनी संतानों से और ना ही वैवाहिक संबंध उसके लिए कोई मायने ही रखते हैं। अगर उसे कभी ऑर्डर दिया जाए तो वो अपनी संतानों को और अपने पेरेंट्स को अपने ही हाथों से मार देगा, लेकिन उसे कभी इस चीज़ का मलाल भी नहीं होगा।
उसका हमेशा एक ही मकसद होता है, समाज के अंदर जो है अनरेस्ट और वायलेंस को फैलाना और भोले भाले इग्नोरेंट पीपल को बहकाना। ये कम्युनिस्ट का रोल होता है अकॉर्डिंग टू अशोकामित्रन। उस समय जो कंडीशंस प्रिवेल्ड थी साउथ इंडिया के अंदर, तो ये जो हालात वहाँ बने हुए थे साउथ इंडिया के अंदर, ये लगभग हर एक जगह पर थे। नेचुरली इस तरह के किसी विचार का जेमिनी स्टूडियो के लोगों के अंदर आना, हालांकि पूरी तरह से पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन थोड़ी बहुत संभावना तो थी। ये वो लोग थे जो खादी पहनते थे, गांधी जी को फॉलो किया करते थे, और उन लोगों के बीच में कम्युनिज्म आने की संभावना थी, लेकिन 0.1% ही हो, लेकिन थी तो सही। तो हालात कुछ ऐसे बनने वाले थे कि यहाँ पर जो है कुछ इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल होने वाला था, और हुआ भी। 1952 में, अराउंड 1952 के दौरान जेमिनी स्टूडियो के अंदर आगमन होता है फ्रैंक बुचमैन की मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी का। कुल मिलाकर के 200 लोग थे इसके अंदर, और साउथ इंडिया के अंदर कौन इतना वार्मर होस्ट मिल सकता था जेमिनी स्टूडियो के, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारे गांधी जी को फॉलो करते थे, गांधीवादी थे। हालांकि पॉलिटिक्स में इनको कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन गांधी को पूछते थे। शायद इसी वजह से जो है बुचमैन श्री आर्मामेंट आर्मी ने, फ्रैंक बुचमैन श्री आर्मामेंट आर्मी ने एज अ बेस यूज़ किया था जेमिनी स्टूडियो को। तो ये वो लोग थे जो किसी मकसद से यहाँ पर आए थे। तो 200 लोगों का एक ग्रुप, जिसमें 20 देश के अलग अलग लोग थे, हर एक कद काठी रूप रंग के। तो उन लोगों को देख करके जेमिनी स्टूडियो के मोस्टली लोगों ने कमेंट किया कि दरअसल ये कोई अंतर्राष्ट्रीय सर्कस है। हालांकि ऐसे सर्कस वाले हैं जिनको ट्रेपेज पर किसी तरह का करतब दिखाना नहीं आता। ये लोग जानवरों से बहुत प्यार करते थे, और जानवरों से इनका जो प्यार शो होता था डिनर टेबल के ऊपर। तो इनके बारे में कोई विशेष तो था नहीं, मगर हाँ, इन्होंने जो है वहाँ पर 2 नाटक खेले थे, और इतने प्रोफेशनल मैनर में खेले थे कि लगभग हर कोई इनका फ़ैन हो गया था। इन 2 नाटकों के नाम थे, सबसे पहला तो था जोथम वैली, और दूसरा था फॉरगॉटन फैक्टर। तो इन नाटकों के कई सारे शोज़ हुए मद्रास में, और मद्रास के लोगों के अलावा जो जेमिनी स्टूडियो के 600 क्रू मेंबर थे, कर्मचारी थे, उन्होंने भी इन नाटकों को बार बार देखा। तो इन नाटकों का असर बड़ा ज़बरदस्त रहा। तो इन नाटकों का मैसेज बहुत सिंपल और सीधा था, धर्म का उपदेश, शांति की महत्ता को बताना। तो हालांकि थीम बड़ी सिंपल थी, लेकिन सिंपल थीम होने के बावजूद भी इस नाटक में या इन नाटकों में जो कॉस्ट्यूम पहनी गई थी वो रेटेड फर्स्ट क्लास कॉस्ट्यूम थी, जो बहुत महंगी थी। और तमिल जो ड्रामा कम्युनिटी है और वहाँ के जो लोग हैं मद्रास के, उन लोगों के दिमाग पर इन लोगों की इतनी गहरी छाप हो गई कि आने वाले कई सालों तक जो ड्रामा कम्युनिटी थी तमिलनाडु की, उन्होंने अपने नाटकों में जोथम वैली के जो सनसेट और सनराइज़ के सीन थे वो दर्शाना शुरू किया। और जो फ्लूट की ट्यून बजती थी, वो फ्लूट की ट्यून भी वो लगातार बजाते रहे आने वाले कुछ सालों तक अपने प्लेस के अंदर। तो यहाँ पर MRA या फ्रैंक बुचमैन की मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी का विजिट हुआ था। तो क्यों हुआ था? दरअसल इनके यहाँ आने का मकसद था अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म का जो मूवमेंट था उसको काउंटर करना। दुनिया में कम्युनिज्म बड़ी तेज़ी से फैल रहा था, तो उसको काउंटर करने के लिए MRA साउथ इंडिया के जेमिनी स्टूडियो में आया था। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि मिस्टर वासन, मद्रास के जेमिनी स्टूडियो के मिस्टर वासन इन लोगों के हाथ की कठपुतली भर है। हालांकि अशोकामित्रन इस चीज़ से एग्री नहीं करता था कि शायद ये बात पूरी तरह से सही हो, क्योंकि जो बड़े बॉसेस का जो रवैया था
वो तो कभी बदलने वाला नहीं था, चाहे एमआरए हो चाहे ना हो, चाहे दुनिया में कम्युनिज्म हो चाहे ना हो। जेमिनी स्टूडियो में बॉसेस का रवैया पहले भी वैसा ही था और आगे भी वैसा ही रहा। जेमिनी स्टूडियो में जिस तरह की फिल्में पहले बनती रही थी वो उसके बाद भी वैसी ही बनती रही। तो जो एंटरप्राइजेस था, जो उद्यम था, जो उद्योग था फिल्म जगत का साउथ इंडिया में, जेमिनी स्टूडियो जो ऑपरेट होता था उसमें तो 0.1% का भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया। हाँ, एक चेंज ज़रूर आया कि जो क्राउड प्लेयर्स थे जेमिनी स्टूडियो के अंदर, जो क्राउड प्लेयर्स थे वो एक चेंज चाहते थे और चेंज मिला भी। कहाँ तो वो डेली वेट किया करते थे किसी फिल्म की क्राउड की शूटिंग हो रही हो और मेकअप डिपार्टमेंट का ऑफिस बॉय उन सब के चेहरों को पेंट करे और क्राउड शूट हो। लेकिन अब की बार उन 600 कर्मचारियों को मौका मिला उन एमआरए के 200 लोगों को एंटरटेन करने का, जो उनके लिए भी एक चेंज था। तो सेकंड पार्ट में हम इतना ही लेंगे। इसके अगले पार्ट में हम इस चैप्टर के फैक्ट्स को और डीपली एनालाइज करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।